ऐसे कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट दिए हैं 2 7, बी का अमरजीत 1 1 और सी का कितना है 10 8 है कि नहीं। आप जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसको डेल्टा से लिखते हैं 1/2। फार्मूला क्या हुआ था x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, यही तो होता था। दिस विल बी इक्वल टू 1/2। देखिए x1 y1 माने 2 7, फिर क्या 1 1, फिर क्या 10 और 8, फिर 1 1 1 अमरजीत। इसी को आप एक्सपेंड कर दीजिए 1/2। देखिए 2 से R1 के खिलाफ हम करते हैं, अनुदिश करते हैं 2, ये हो गया, ये हो गया, 1 करने 1 माइनस क्या 8 माइनस 7, ये कट गया, ये कट गया, 1 करने 1 माइनस क्या 10, अब प्लस क्या 1, ये कट गया, 8 करने 8, अब माइनस क्या हुआ बेटा 10। क्लियर है बात। इक्वल टू बताना भाई 1/2, ये कितना हो गया 2 इंटू -7, मिला कि नहीं मिला। फिर हो जाएगा ये ऐसे कर लीजिए -7 इंटू यहाँ क्या बचेगा -9, अब प्लस 1 इंटू -2। ठीक है बात। यहाँ चलते हैं, दिस विल बी इक्वल टू बराबर 1/2 क्या हुआ -14 और प्लस हो जाएगा 7 9 63 और क्या हो जाएगा -2। ठीक है जी, 1/2 ये हो जाएगा 63 माइनस 16, अरे भाई 14 -2 हो गया, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 13 में से 6 गया 7, क्यों जी हाँ, अब 5 में से 1 गया 4, ये मिल गया 47/2 यूनिट स्क्वायर। ये आपके आंसर हो गया, आया होगा आंसर। देखिए कुछ नहीं करना, आप जानते हैं, देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ, आप जानते हैं कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर का फार्मूला क्या हुआ करता था x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इक्वल टू कितना होना चाहिए अमरदीप 0 के बराबर। ये फार्मूला था ना, हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए a b प्लस सी, बोलिए नहीं b प्लस सी, फिर b क्या है c प्लस a, फिर c a प्लस b, है ना बेटा 1 1 1, ये हो गया आपका। इक्वल टू क्या करना है 0। जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में हम किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम के अनुदिश यदि हम एक्सपेंड कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक ही आती है, मालूम है। तो क्यों ना मैं C3 के अनुदिश कर दूं, क्योंकि 1 1 है, हमारा बच भी जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्सपेंशन एलॉन्ग कितना C3 करेंगे। देखिए बराबर हो जाएगा ये 1 को मैंने यहीं ब्रैकेट लिया, ये वाला रो काटा, ये वाला रो काटा, ये तो यहाँ गया, यानी ब्रैकेट लगा दिया, b ब्रैकेट में क्या a प्लस बी माइनस c ब्रैकेट में क्या c प्लस a, ये तो ख़त्म हो गया बात। अब ये क्या है, कौन सा है ये 2 3, नेगेटिव आएगा -1, ये हो गया। अच्छा ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ये यहाँ जाएगा a इंटू a प्लस बी माइनस c इंटू बी प्लस सी, ये भी क्लियर हो गया आपका। चलिए इसको देखते हैं, +1, ये काट दिया, ये काट दिया, क्या बचा a c प्लस a माइनस b प्लस सी, ये चीज़ हो गई। और ये बराबर किसके आना चाहिए 0 के, इक्वल 0 होना चाहिए, यहाँ हम 0 नहीं लिखते हैं अभी। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए AB प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस AC। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, पहले आप माइनस को बाहर लिए रहिए, ठीक है ना।
क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर ब्रैकेट बंद। यहाँ तो कोई बतिया नहीं है, क्यों, प्लस है, ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी। दुर्गा जी ये ब्रैकेट भी मत लगाइए आप, हो गया। आइए, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है बेटा, ये देखिए प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कहाँ बी सी छूट गया, हाँ, प्लस बी सी माइनस बी सी इक्वल टू 0। Hence these points are collinear. Hence these points are collinear. ये पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, कुछ था ही नहीं इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू होगी, कब, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ, 4 हो। तो हमने आपको इसमें रिमार्क में बताया था आपको कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल कहीं दिया रहेगा तो उसको आप +-4 ही ट्वीट करेंगे। बताए थे आपको कि कभी भी आपको लिखना होगा तो आप +-4 लिखेंगे इसको। तो आप जानते हैं कि आपका फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। दुर्गा जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखे हैं, ये 4। तो मैंने क्या बोला था आपसे कि इसको +-4 ट्वीट करेंगे, हमने +-4 लिख दिया यहाँ। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, देखिए 1/2, ये डिटर्मिनेंट लगाया मैंने, क्या है पहला k 0, फिर 4 0, फिर 0 2 और क्या है 1 1 1। ये चीज़ हो गई आपकी, हो गई कि नहीं। 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ, +-8 हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, खोल लेता हूँ इसको, R1 के अंदर से इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। k को चुनिए, k ब्रैकेट लगाया, ये कटा, यहाँ जाएगा 0 हो गया और यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा -2। इसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बीच में 0 आ गया। +1 पर चलते हैं, +1 हो गया, ये कटा, ये हो जाएगा 8 -0, बात ख़त्म हो जाती है। ये +-8 इक्वल टू -2k है ना, प्लस क्या 8, क्यों जी, हो गया। अब आप यहाँ लेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर लेंगे आप तो -2k + 8 इक्वल टू क्या 8, तो -2k बराबर 0, k इक्वल टू 0 मिल गया यहाँ। अच्छा, अब आप यहाँ ले लेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन की बात करते हैं तो हो जाएगा -2k और +8 इक्वल टू क्या -8, क्यों जी, और ये -2k इक्वल टू -16, माइनस प्लस k इक्वल टू 8। यानी जो ये ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल का पहला वर्टेक्स A B C, पहला वर्टेक्स था क्या यहाँ k, 0, दूसरा वर्टेक्स क्या था 4, 0, तीसरा वर्टेक्स क्या था 0, 2। इसकी जगह पर अगर k 0 0 हम रख देंगे तब भी इसकी एरिया यही आएगी, और अगर मैं इसकी जगह पर ये लिख दूंगा 8, 0 तब भी इसकी एरिया यही आएगी। ठीक है, आंसर चेक कर लीजिए आप। ये कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, आप डिटर्मिनेंट की सहायता से ये बताइए कि 2 पॉइंटों से जब कोई लाइन पास होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ, देखिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन, सॉल्यूशन पर चलते हैं हम। सॉल्यूशन है इक्वेशन ऑफ ए लाइन
पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। क्या फार्मूला है इसका बेटा? इसका फार्मूला क्या है? x1 y1 x2 y2 x y 1 बराबर क्या? 0। ये होता है। वैल्यू को मैं पुट करता हूँ, क्या करना है ये देखिए कितना है 1 2 और 3 6 x y 1 ये इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 0। किसी के एक्सपेंड कर दीजिए। चलिए कहाँ से करें? R1 से करिए। चलिए कोई बवाल खत्म, क्यों करें? क्यों? एक्सपेंशन एलॉन्ग R1, ठीक है। 1 से मैंने एक्सपेंशन शुरू किया, ये कट गया, क्या बचेगा? 6 माइनस वाई माइनस 2 यहाँ लिया मैंने, ये कटा, कितना बचा? 3 माइनस एक्स और प्लस 1, ये कटा, क्या बचा? 3y माइनस 6x इक्वल टू क्या? 0। निकल गया इक्वेशन। यहाँ क्या हो जाएगा? 6 माइनस वाई, यहाँ पर क्या हुआ? -6, यहाँ पर -6 प्लस क्या? 2x, यहाँ पर क्या हुआ? प्लस 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, बड़ी अच्छी बात। 3y में से y निकल गया। 1 मिनट, ये देखिए 2x और -6x क्या हुआ? -4x, ठीक है। और प्लस 2y, ये -6 प्लस 6 कट गया बराबर 0। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 4x बराबर 2y या 2x बराबर y लिख सकते हैं ना, या 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हो गया उस लाइन का इक्वेशन। हमारा इक्वेशन सही है कि नहीं सही है, आप इस वैल्यू को पुट करके देख सकते हैं। 1 2 अगर आप यहाँ रखते हैं तो देखिए 1 और 2 माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। वो 3 6 रखिए तो 3 में 6 हो जाएगा, माइनस इक्वल टू 0। अगर इस समय आपकी किताब का आंसर भी गलत अगर हो जाए तो मैं मानूंगा ही नहीं कि मेरा आंसर गलत है, क्योंकि जिन पॉइंटों को लेकर हम चल रहे हैं उस पॉइंटों को ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नोटेड। देखिए हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे माइनर एंड कोफैक्टर्स की। क्या होता है माइनर और कोफैक्टर्स? देखिए मान लीजिए हमने कहा भी कि बेटा ये तो 3 क्लास 3 का डिटर्मिनेंट है, ये आप जान गए। हमने कहा जरा ये बताइए कि A11 A12 A13 का आप माइनर बता दीजिए। ठीक है, माइनर बता दीजिए। मैं लिखूंगा, देखिए यहाँ माइनर, अभी मैं सिंबल बता रहा हूँ, माइनर ऑफ A11। मैंने क्या कहा? माइनर ऑफ A11 बता दीजिए। 1 मिनट, माइनर ऑफ A11 बताइए। तो देखिए A11 तो ये एलिमेंट है, ना A11। यहाँ से जाने वाले कॉलम, यहाँ से जाने वाले रो को हमने काट दिया, बचा क्या? A22 A32 A23 A33, ये बन गया आपको। हमने कहा बेटा जरा ये बताइए माइनर ऑफ A12, तो आप यहाँ से काटेंगे, मिलेगा क्या? A21 A31 A23 A33, ये हो गया। हमने कहा जरा ये बता दीजिए आप माइनर ऑफ A13 बता दीजिए। फिर आपने काट दिया, क्या करना है आपने? ये काट दिया विशाल, क्या बचा? A21 A22 A31 A32, ये मिल गया इसका। ये कहते हैं इसको माइनर। इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं A11। ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं लिख दूंगा M11 का क्या मतलब हो जाएगा कि पहले रो और पहले कॉलम के पहले एलिमेंट का ये आप माइनर निकाल रहे हैं। ठीक है, माइनर निकाल रहे हैं। तो यहाँ से इसका A1 क्या हो जाएगा? देखिए लिख देंगे A22 इंटू क्या? A33 माइनस A32 इंटू क्या? A23। हो गया कि नहीं? और उसी तरह से जब आप यहाँ चलेंगे तो लिखेंगे AM2 इक्वल टू A21 A33 माइनस A31 और A23। और दुर्गा जी जब यहाँ चलेंगे आप AM3 इक्वल टू, तो आप लिखेंगे A21 इंटू
A32 माइनस A31 इंटू क्या A22 हर्ष, ये निकल गया माइनर को फैक्टर। ऐसे निकालेंगे हम। एक चीज़ ध्यान रहेगा कि जब भी हम माइनर को फैक्टर, माइनर की बात करते हैं, नॉट को फैक्टर, जब हम माइनर की बात करते हैं तो अगर हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो 3x3 का है, 3x3 का है, तो उसका माइनर 2x2 का मिलेगा। देख रहे हैं ना कि भाई 2x2 का मिला ना। अगर मैं ये लिख दूं कि कोई भी डिटर्मिनेंट, मान लीजिए मैंने लिख दिया डिटर्मिनेंट, अगर हमने कहा कोई भी डिटर्मिनेंट n क्रॉस n का है, क्या है n क्रॉस n का कोई डिटर्मिनेंट मिल गया, तो इसका माइनर कितने का मिलेगा? माइनर मिलेगा n-1 इंटू क्या n-1 मिलेगा कि नहीं? एक कम हो जाएगा उससे। बात समझ पा रहे? मान लीजिए जेईई मेंस वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप एक घटा करके लिख देंगे इसको। ऐसे क्वेश्चन से पूछते हैं जो अप्रचलित हों, जिनका जिक्र बच्चों के सामने टीचर ने नहीं किया हो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वहाँ, तभी वो परीक्षा कठिन मानी जाती है। बात समझ पा रहे हैं ना? ये चीज़ हो गई। अब हम यहाँ का बता दीजिए क्या होगा, क्या होगा इसका। हमने बता दिया कि ये बताइए कि इसका कोफैक्टर क्या होगा। ठीक है बेटा, तो कोफैक्टर आप यहाँ लिखेंगे, देखिए कोफैक्टर ऑफ A11 का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, -1 पर पावर 1 + 1, 1 + 1 है ना, देखिए 1 + 1 जो रो और जो कॉलम होगा, है ना, इंटू M11, क्या M11 माने ये चीज़ें वहाँ आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? ये चीज़ें यहाँ आ जाएंगे। बात हमारी समझ पा रहे हैं? अगर मैं यहाँ कह दूँ, देखिए, तो आप जब इसको निकालेंगे तो -1 पर पावर 1 2 आ जाएगा, यानी माइनस वैल्यू होगी। तो ये M1 वाली जो वैल्यू है, यानी A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 हो गया कि नहीं हो गया? बात ध्यान में आ रही है? अब मान लीजिए अगर हमने कह दिया कि कोफैक्टर ऑफ A12 बताइए, तो आप क्या लिखेंगे दुर्गा? -1 पर पावर 1 + 3। देखिए -1 पर 1 + 3 किसको निकाल रहे हैं? A13। आप इधर से ऐसे काट दीजिए, इधर से ऐसे काट दीजिए, जो ये बचेगा वो इसका माइनर ही तो बचेगा। बोले भाई काट देंगे अगर रो से कॉलम, तो इसका माइनर ही बचेगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, ऐसे कर देंगे हम बराबर, ये कट गया, लिखेगा A21 और क्या A31 और A33 ये बच गया आपको। इसको कहते हैं हम कोफैक्टर ऑफ A12। इसका इन्होंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, कैपिटल A11 और यहाँ पर A12 कैपिटल A से लिख देंगे। NCERT में लिखा हुआ है A12, इसलिए मैं A12 इसका दे रहा हूँ। कहीं किताब में इस कोफैक्टर्स के नाते, जिसका C से स्पेलिंग शुरू है, इसका नाम इन्होंने कुछ बुकों में C11 C12 दे देते हैं। खैर NCERT में इन्होंने कोफैक्टर्स के सिंबल्स को कैपिटल A11 किया है। बात हमारी समझ पाए आप? बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया। अब देखिए एक चीज़ पर विचार करिए आप, एक चीज़ पर विचार अगर करिए तो एकदम फैक्ट बैठता है ये कि अगर हमको किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए, क्या किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, कोई डिटर्मिनेंट आपके सामने है, आपने कहा कि हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू अगर निकालना हो तो ध्यान से देखिए। अगर मैं ये लिख दूं A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13, ये क्या हो जाएगी? ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम एक्सपेंड करते हैं। एक बार दिखाता हूँ आपको एक्सपेंड करके। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इसी मैट्रिक्स को आप R1 के अलॉन्ग आप एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करने चले आप तो क्या करेंगे? A11 को लिखेंगे कि नहीं? A11 आ गया यहाँ। इसके बाद यहाँ से ऐसे काटते हैं, यहाँ से ऐसे काटते हैं, ये मिला कि नहीं मिला बेटा? ये अच्छा। और जानते हैं कि इसमें -1 पावर भी 1 + 1 करते हैं निकालते समय, तभी तो ये प्लस होता है पहला वाला। और दूसरा वाला क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ध्यान में आ रही बात कि नहीं? तो देखिए
तो अब बताइए ये बचा कि नहीं बचा A11? हम A12 पे चलते हैं, माइनस लगाएंगे तो A12 पे चलेंगे, ऐसे काटा देखिए ये बचेगा और ऐसे। मतलब अगर किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको ज्ञात करनी हो तो मैं A11 यानी वो एलिमेंट जिसको वह एलिमेंट और उसी का कोफैक्टर है ना, यानी करस्पॉन्डेंस कोफैक्टर्स और एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन का जो सम होता है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको। अगर मैं इसके साथ किसी इसके नीचे वाले कोफैक्टर्स को ले लूँ, जैसे मैंने लिख दिया A11, क्या लिखा A11 और इसके नीचे वाला मैंने 2 कोफैक्टर ले लिया, अब प्लस A12 और यहाँ क्या ले लिया A22 ले लिया, मतलब दूसरा कोफैक्टर ले लिया, अब प्लस यहाँ क्या है O13 और A क्या 23, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। अभी हम प्रूव करके दिखाने जा रहे हैं आपको, अभी हम प्रूव करके दिखाने जा रहे हैं। कह रहा फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट इतना, इसका निकालना आपको। पहला वाला जो एलिमेंट है 1 का जब माइनर हम निकालेंगे तो इसको किससे लिखेंगे, M11 से लिखेंगे ना। ये इक्वल टू ये कट जाएगा, ये कट गया, बचेगा क्या 3, बचा कि नहीं राजकुमार? 1 2 की बात करते हैं, 1 2 की जब बात करेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, क्या बचेगा 4 और M21 राजकुमार ये कटा, कितना बचा -2 और M22 की बात जब करेंगे हम तो ये कट गया, क्या बचा 1 बच गया। अब इसी के हम कोफैक्टर्स की बात कर लेते हैं। देखिए कोफैक्टर A11 बराबर क्या होता है -1 पावर 1 + 1 इंटू क्या इंटू M11 होता है कि नहीं होता है। तो -1 पर पावर जब 1 + 1 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, पॉजिटिव होगी। और M11 की वैल्यू क्या है ये 3, ये भी हो जाएगा तुरंत। फिर हम लिखेंगे A12 बराबर तो -1 पर पावर 1 + 2 इंटू क्या M12, दुर्गा जी ये क्या हो जाएगा माइनस में होगा और इसकी वैल्यू 4 है तो क्या मिल जाएगी -4। फिर कह रहा है A21, ये भी माइनस ही आएगा, धीरे धीरे ऐसे लगाते लगाते अंदाज़ा मिल जाएगा आपको। हमने माइनस लगाया और M21 की वैल्यू क्या है माइनस है, माइनस +2, ख़त्म बात हो गई। A22 की बात कर लेते हैं राजकुमार, A22 तो पॉजिटिव ही होगा तो यानी क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो गई। हमने लगा दिया इस क्वेश्चन को। क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसको माइनर की बात करते हैं, माइनर बात कर लें। चलिए माइनर माने M11 है ना, 2 वाले को चुना, ये काटा, कितना हुआ 0 और 5 चौक का 20 -20 मिला कि नहीं मिला, ऐसे हम निकाल लेंगे ना। AM2 बराबर ये काटा -42 और -4 -46, क्यों जी, बात समझ रहे हो भाई अमरजीत? ठीक है, इसकी बात करते हैं राजकुमार, ये काटा 5 छक्का 30। फिर आ गया M21 बराबर ये काटा 21 और -25 यानी -4। M22 ये काटा -14 -5 कितना हुआ -19, क्यों जी। M23 ये काटा 5 दूना 10 + 3 यानी कितना 13। M31 ये हुआ -12, क्यों जी। M32 ये 4 दूना 8 -30 यानी क्या -22, क्यों जी। अब है 33 ये कटा 0 + 18 क्या मिला +18, मिल गया कि नहीं मिल गया। अब आप बड़ी आसानी से कहेंगे, आपके चूँकि आप 12th क्लास में पढ़ते हैं ना, ये डिटर्मिनेंट यहाँ पर चूँकि 3 क्लास 3 तक ही है, लेकिन जब आप BSc में जाएंगे MSc में जाएंगे तो और आर्डर्स के ये मिल सकते हैं, 4 क्लास 5 क्लास 5 का 6 क्लास 6 का मिल जाएगा। तो ये माइनर को फैक्टर्स के हेल्प से इसको करना आसान हो जाता है, सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि इसका ज़रा आपको फैक्टर बता दीजिए। तो ये तो प्लस होगा ना, 1 है, 1 + 1 -1 पावर 1 + 1 होगा, प्लस ही होगा। तो यही वैल्यू यहाँ रिपीट हो जाएगी कि नहीं। और यहाँ से जब हम A12 की बात करेंगे
A12 की बात करेंगे तो ये माइनस होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा +46। इसके बाद A13 की बात करेंगे, ये भी प्लस होगा, तीसरा ही आ जाएगा। A21 ये क्या हो जाएगा माइनस होगा ना, 4 हो जाएगा। राजकुमार समझ पा रहे हो ना। A22 ये भी हो जाएगा -19। A23 माइनस में होगा बेटा, -13 है ना। और A31 पॉजिटिव होगा ना, -12। और ये क्या हो जाएगा A32 यानी क्या 22 और A33 = 18। देख रहे हैं ना, माइनर को फैक्टर निकाला, तुरंत निकालना शुरू हो गया। अभी इसकी वैल्यू चाहिए, इनका मल्टीप्लाई करते जोड़ते जाइए, वैल्यू निकल जाएगी फटाक दे, कुछ नहीं करना इसमें। अब इन्होंने कहा कि ये 0 होगा, तो ये 0 होगा, ठीक है। A11 तो है मेरे पास, A11 तो है, A31 नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। चलिए A31 निकाल लेते हैं हम, देखिए कहाँ है। हाँ A31 है, हाँ A31 भी है, और क्या है सारा है, ठीक है। तो आइए A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 = यहीं लगाते हैं, = A11 की वैल्यू क्या है 2, क्यों जी, इंटू A31 की वैल्यू क्या है -12 प्लस A12 की वैल्यू -3, देखो राजकुमार -3 इंटू A32 की वैल्यू क्या है 22 प्लस 5 इंटू 33 की वैल्यू 18 हो गया ना। दिस विल बी = -24 और -24 -66 क्यों +90। अच्छा ये 24 कितना हो गया -90 + 90 = क्या होगा बेटा 0। देखिए मैं बार बार बोला हूँ ना कि उसके कोफैक्टर्स को जब आप लेंगे अल्टर होगा तो 0 के बराबर होगा। और वैल्यू निकालने के लिए तो जो एलिमेंट लीजिए उसी का कोफैक्टर्स हो, है ना। अभी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने की बात की जाए तो आप लिख देंगे A11 × A11 प्लस A12 × A12 प्लस A13 × A13 बराबर जो आएगी वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी बेटा। और जब ये अल्टरिंग जाएगा ना, जब ये अल्टर होगा तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।